सर, प्रदूषित हवा हमारे फेफड़ों पे, श्वसन तंत्र पे क्या असर पड़ता है? प्रदूषण का कॉन्सेंट्रेशन एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उस वक्त जिन लोगों को भी लंग की तकलीफ है या जिनको लंग की तकलीफ नहीं भी है, उन सबके लंग में जाकर ये प्रदूषण डैमेज करना चालू कर देता है। प्रदूषण में कुछ कण ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ लंग में जाके अटक जाते हैं बल्कि लंग से ब्लड में भी चले जाते हैं। सर, बच्चों और बुजुर्गों के लिए इसका असर कितना गंभीर होता है? लेकिन बच्चों में ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बच्चे अपने सिम्टम्स बता नहीं पाते हैं। सेम कंडीशन है बुजुर्गों में भी इम्यूनिटी कम होती है, लेकिन N95 मास्क रूटीनली प्रैक्टिकली लगाना पॉसिबल नहीं है। तो इस मौसम में लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिनसे उनको कम से कम नुकसान हो? सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सिम्टम्स इग्नोर करेंगे तो सिम्टम्स आगे बढ़ेंगे और जो काम ओपीडी में हो सकता था डॉक्टर को दिखाने, उसके लिए आपको हॉस्पिटलाइजेशन या इवन ICU की भी जरूरत पड़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक राज। सर्दी की आहट के साथ ही देश भर में और खासकर दिल्ली NCR के इलाकों की हवा में जहर घुल जाती है और हालात ऐसे हो जाते हैं कि सांस लेना तक दूभर हो जाता है। इसका असर बच्चों पे, बुजुर्गों पे और एक तरह से सभी लोगों पे पड़ता है। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने डॉक्टर राहुल शर्मा, जो फोर्टिस हॉस्पिटल में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सर, प्रदूषित हवा हमारे फेफड़ों पे, श्वसन तंत्र पे क्या असर पड़ता है? अगर हम प्रदूषित हवा की बात करें तो उसमें दो तरह से प्रदूषण को नापा जाता है। एक है PM 2.5 और एक है PM 10। इसके अलावा भी प्रदूषण में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो सारे मॉलिक्यूल डायरेक्टली हमारे लंग में जाते हैं। और अगर हम अपने फेफड़ों के साइज की बात करें तो अगर इसको खोल दिया जाए, फेफड़ों को अगर फैला दिया जाए तो एक टेनिस कोर्ट के बराबर इसका साइज होता है। इतना बड़ा एरिया लंग का डायरेक्टली पोल्यूशन के संपर्क में आता है और वो सारा पोल्यूशन लंग को अटैक करता है, जिसकी वजह से इवन नॉर्मल लोग जिनमें पहले से कोई एलर्जी नहीं है, एलर्जिक सिम्टम्स आ सकते हैं, सांस में उनको तकलीफ हो सकती है, वीजिंग आ सकती है, खांसी बढ़ सकती है, सांस फूलने की तकलीफ हो सकती है। लॉन्ग टर्म में अगर इनके दूरगामी प्रभाव देखें तो उसमें पेशेंट को COPD जैसी बीमारी, जिसमें परसिस्टेंट सांस फूलना आ सकता है, जिसमें लंग में डैमेज आने लगता है। ये बहुत जरूरी है कि हम लोग ये समझें कि प्रदूषण जो जब दिखता है तभी नहीं है, पूरे साल रहता है, लेकिन जब भी मानसून चेंज होता है या ठंडे आती हैं तब प्रदूषण का मामला और ज्यादा बढ़ जाता है। प्रदूषण का कॉन्सेंट्रेशन एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उस वक्त जिन लोगों को भी लंग की तकलीफ है या जिनको लंग की तकलीफ नहीं भी है, उन सबके लंग में जाकर ये प्रदूषण डैमेज करना चालू कर देता है। कुछ लोगों को डैमेज का इफेक्ट इमीडिएटली दिखने लगता है, जिसमें खांसी, सांस फूलना, बलगम आना, लंग अटैक आना, एस्थमा अटैक आना, और कुछ लोगों को ये प्रभाव दूरगामी है, जिसमें धीरे धीरे उनके लंग डैमेज होते जा रहे हैं। सर, क्या ये सही है कि प्रदूषण सिर्फ हमारी सांस को नहीं, हमारे हार्ट को, ब्रेन को भी प्रभावित करता है? आई थिंक ये बिल्कुल सही बात है कि प्रदूषण में कुछ कण ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ लंग में जाके अटक जाते हैं बल्कि लंग से ब्लड में भी चले जाते हैं, और उनकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन होता है वो बॉडी के हर भाग को प्रभावित कर सकता है, जिसमें लंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है हार्ट। इवन आपकी आईज जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्किन डिसीजेज लोगों में बढ़ जाती हैं और धीरे धीरे जब ये ब्लड में ये कण जाते हैं या इनसे इन्फ्लेमेशन होकर वो ब्रेन को भी प्रभावित करने लगता है, जो दूरगामी प्रभाव दिखाते हैं। लेकिन ब्रेन के सिम्टम्स, हार्ट के सिम्टम्स जनरली इमीडिएट नहीं आते हैं, लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली इस एक्सपोजर को लेते रहेंगे तो आने वाले टाइम में बॉडी के सभी ऑर्गन अफेक्ट हो सकते हैं। सर, बच्चों और बुजुर्गों के लिए इसका असर कितना गंभीर होता है और उनके लिए कोई खास सलाह अगर आप देना चाहे? आई थिंक पोल्यूशन हर किसी को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन बच्चों में ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बच्चे अपने सिम्टम्स बता नहीं पाते हैं और उनको कंट्रोल करना भी मुश्किल है। पोल्यूशन में वो बाहर खेलेंगे भी, उनको रोकना मुश्किल होता है। वो पार्क में जाके भी खेलते हैं, मौसम बदल रहा है उसमें भी खेलते हैं, बारिश में भी खेलते हैं, पटाखे जलाने में भी सबसे आगे बच्चे ही दिखते हैं, जिनसे उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो बच्चों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सिम्टम्स अर्ली पहचानने हैं। अगर बच्चों में माइल्ड खांसी हो रही है, रात को खांसी या स्नोरिंग बढ़ जा रही है, सांस में तकलीफ हो रही है, या सिंपली वो अपने आजू बाजू के बच्चों के हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, खेल नहीं पा रहा है, बीच में थक जा रहा है, रेस्ट ले रहा है, उल्टी हो रही है, तो ये सब सिम्टम्स है कि कहीं ना कहीं लंग उनके प्रभावित हैं पोल्यूशन से, और इसके लिए आपको अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को या चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना जरूरी है।
सेम कंडीशन है बुजुर्गों में। बुजुर्गों में भी इम्यूनिटी कम होती है, तो वो जल्दी इन्फेक्शन पकड़ते हैं और उसके सिम्टम्स उतने एग्रेसिवली नहीं आते हैं कि जैसे हाई ग्रेड फीवर नहीं आता है, निमोनिया धीरे धीरे अंदर ही अंदर बढ़ जाता है और लगता है कि कल तक पेशेंट ठीक था, अचानक ही आज प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन उन लोगों में भी हल्के फुल्के सिम्टम्स, जैसे अगर सांस फूलता है तो ये लोग चलना कम कर देते हैं, रादर देन ये डॉक्टर को दिखाएं या बताएं किसी को, इन्हें लगता है कि बुढ़ापे की वजह से या ओल्ड एज की वजह से सांस फूल रहा है, बट ऐसा नहीं है। बॉडी हमारी हर एज में आपको कॉम्पनसेट करती है। अगर आपकी सांस फूल रही है या आपको लगता है कि आपको डेली रूटीन एक्टिविटीज करने में भी कठिनाई हो रही है, खांसी बलगम चल रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, अननेसेसरी थकावट रह रही है, पसीना आ रहा है, आपको लग रहा है कि चेस्ट टाइटनेस हो रही है, अनइजीनेस हो रही है, रात को नींद ठीक से नहीं आ रही है, आई थिंक दीज आर अर्ली सिम्टम्स जिसमें हमें अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है और अप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव एज वेल एज ट्रीटमेंट रिलेटेड स्टेप्स लेने हैं ताकि हेल्थ और ज्यादा खराब ना हो। सर, जैसे इस सीजन में एयर प्यूरिफायर की बिक्री बढ़ जाती है या N95 मास्क ज्यादातर लोग लगा के रखते हैं, तो क्या ये वाकई असरदार है या मार्केटिंग का है? क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि बहुत कारगर नहीं है ये। जो N95 मास्क है वो एक मेडिकल मास्क है जो जनरली उन एरियाज में लगाया जाता है जहां इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा होता है। जैसे कि हम लोग जब ब्रोंकोस्कोपी करते हैं या हॉस्पिटल में जब सर्जरीज होती हैं तो डॉक्टर वो मास्क लगाते हैं। जब कोविड आया था तो N95 मास्क सबके लिए रिकमेंडेड कर दिया गया था क्योंकि कोविड की इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। लेकिन N95 मास्क रूटीनली प्रैक्टिकली लगाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब भी आप मास्क लगाते हैं उसमें से एयर टाइट सील बन जाती है। एयर टाइट सील होने की वजह से आप ब्रीदिंग बहुत अच्छे से नहीं ले पाते हैं। अगर उसके साथ आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो आपकी सांस घुटने लगती है या आपको सर दर्द होने लगता है क्योंकि CO2 रिटेन होने लगती है। इस चक्कर में लोग क्या करते हैं कि मास्क को नीचे कर लेते हैं या ढीला कर लेते हैं तो उसकी इफेक्टिविटी खत्म हो जाती है। सो मास्क डायरेक्टली इस चीज का आंसर नहीं है कि आपकी हम पोल्यूशन से आपको बचा पाएंगे। द ओनली थिंग दैट वी नीड टू सी इज कि अगर आपको इन्फेक्शन है तो आप मास्क लगाइए ताकि वो इन्फेक्शन आप दूसरों को स्प्रेड ना करें। लेकिन अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है या आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज्यादा है, इन मास्क को लगाने का फायदा है। दूसरी चीज आती है एयर प्योरीफायर। एयर प्योरीफायर का भी अगेन इट इज अ इंजीनियरिंग थिंग कि एक छोटा एयर प्योरीफायर एक पर्टिकुलर क्यूबिक एरिया को ही कवर कर पाता है। तो अगर हम एक छोटा सा एयर प्योरीफायर लगा देते हैं जो एक बड़े कमरे को साफ नहीं कर सकता है, उसका कोई रोल नहीं है। दूसरी चीज, जनरली घर में जब हम एयर प्योरीफायर लगाते हैं तो क्लोज जगह पर लगाना है। जैसे हमारे बेडरूम में जहां हम 8 से 9 घंटे सोते हैं और वो क्लोज स्पेस रहता है ताकि वहां की एयर सर्कुलेट होकर और प्योरीफायर होती रहे। लेकिन अगर उसी प्योरीफायर को हम बेडरूम में लगा देते हैं या ऐसी जगह लगा देते हैं जहां हवा का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा है, आना जाना बहुत ज्यादा है, तो इनकी इफेक्टिविटी बहुत ही कम हो जाती है। तो दोनों ही चीज कारगर हैं लेकिन सही जगह पर इस्तेमाल करने में। अगर हम एक ओपन एरिया में प्यूरिफायर लगा देते हैं उसका कोई रोल नहीं है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एरिया की हवा को ही प्यूरिफाई कर पाता है। जब भी आप एयर प्यूरिफायर ले रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी मार्केट में एयर प्यूरिफायर आते हैं वो बोलते हैं हेपा फिल्टर हैं, लेकिन वो सब हेपा लाइक फिल्टर होते हैं। आपको ये देखना है कि ये ट्रूली हेपा फिल्टर है या हेपा लाइक फिल्टर्स हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको अपने घर की डायमेंशंस देखनी है। उस डायमेंशन के हिसाब से जो सबसे क्लोज स्पेस, जो मैं ये मानता हूं कि बेडरूम ही एक ऐसा स्पेस है जहां हम रात को 8 घंटे तक सोते हैं और वहां की एयर प्यूरिफायर करके हम एटलीस्ट 8 घंटे के लिए साफ हवा ले सकते हैं जो दिन में भी और लॉन्ग रन में भी हमें फायदा देती है। तो आपको अपने घर की ज्योग्राफी देखनी है, आपको अपने घर की डायमेंशंस देखनी है और उसी हिसाब से प्यूरिफायर लाना है, रादर देन जस्ट गोइंग बाय द मार्केट गिमिक की हर प्यूरिफायर अच्छा है, ऐसा नहीं है। प्यूरिफायर की रेंज है, प्यूरिफायर की टेक्निकलिटीज हैं एंड आपकी स्पेस वाइज आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा प्यूरिफायर आपके लिए बेस्ट है। सर, आपने PM 2.5 का जिक्र किया, ये काफी इसकी चर्चा ना बढ़ जाती है सर्दी के टाइम पे कि ये बहुत ज्यादा है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये क्या भला है? मतलब काफी लोगों को पता ही नहीं है कि क्या है, तो आसान भाषा में हमारे दर्शकों को अगर आप बता सके। PM 2.5 और या PM 10 जो दो वैल्यूज हम लेते हैं, ये 10 पार्टिकल या किसी भी एयर में सस्पेंडेड पार्टिकल का साइज होता है जो माइक्रोमीटर्स में देखा जाता है। 2.5 एक ऐसा साइज माना जाता है 5 से नीचे जो इजीली लंग्स में चला जाता है। हमारे नेजल हेयर्स या जो म्यूकोजल इम्यूनिटी या जो प्रोटेक्टिव साधन है जो नेचर ने बनाए हैं
वो उसको रोक नहीं पाते हैं, वो लंग तक पहुंच जाता है और वो सबसे ज्यादा हार्म करता है। इसलिए हम बार बार PM 2.5 की बात करते हैं, जो बेसिकली पार्टिकल का साइज है। तो अगर पार्टिकल का साइज PM 2.5 बहुत ज्यादा है तो हम मानते हैं कि पोल्यूशन लेवल जो कि आपके लंग्स को अफेक्ट करता है उसकी रेंज बहुत ज्यादा है। सेम तरह से हम दवाइयों में भी यही बात करते हैं कि जो दवाइयां या इनहेलर हम देते हैं उनमें पार्टिकल साइज कितना है। तो अगर पार्टिकल साइज छोटा है तो वो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होता है वर्सेस की पार्टिकल साइज बड़ा है। तो पार्टिकल साइज ये डिफाइन करता है कि कितना इजीली वो आपके लंग में एक्सेस कर सकता है और कितना वो आपको डैमेज कर सकता है या फायदा पहुंचा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि हम डस्ट पोल्यूशन की बात कर रहे हैं या दवाइयों की बात कर रहे हैं। सर अब बात करते हैं बचाव की। तो इस मौसम में लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिनसे उनको कम से कम नुकसान हो? सो आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हम लोग जनरली अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं और त्योहारों में व्यस्त हो जाते हैं, अपनी दवाइयां भी भूल जाते हैं। सो जिन लोगों को भी हार्ट की, लंग की बीमारी है या किसी भी प्रकार की बीमारी है, तो सबसे पहला इलाज है कि अपनी दवाई नियमित टाइम पर लेते रहें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ना सिर्फ पोल्यूशन, ये एक ऐसा सीजन है जिसमें निमोनिया का रिस्क बहुत बढ़ जाता है, फ्लू सीजन चल रहा है, वायरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है। तो सभी लोगों को अडल्ट वैक्सीनेशन लेना है, जिसमें फ्लू का वैक्सीन है जो हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड WHO रेकमेंड करता है। इसके अलावा निमोनिया वैक्सीनेशन है जो निमोनिया की सीवियरिटी और उससे होने वाले प्रभावों को कम कर देता है। इसके अलावा कुछ अडल्ट वैक्सीनेशन और हैं जो दूरगामी प्रभावों को कम कर सकता है, जिसमें लंग की डिसीजेस शामिल है। इसके अलावा हमें कोशिश करनी है कि अगर हमको एलर्जी है या हम किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित हैं तो उस बीमारी से होने वाले बचाव की जो सावधानियां हमें डॉक्टर ने बताई हैं वो लेनी है। जैसे त्योहारों में सबसे ज्यादा क्या होता है कि लोगों की डायबिटीज बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से शरीर में शुगर बढ़ती है, वो बॉडी की इम्यूनिटी कम करती है और हम इन्फेक्शन प्रोन हो जाते हैं। सो डायबिटीज डायरेक्टली आपकी इम्यूनिटी को कम करती है और उसकी वजह से आपको निमोनिया और इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और ये इन्फेक्शन बहुत धीरे धीरे खत्म होते हैं क्योंकि आपकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती है। इसके अलावा अगर आपको कभी भी सिम्टम्स हैं जैसे कि खांसी, बलगम, सांस फूलना, चेस्ट पेन, ड्राउजीनेस, इमीडिएटली अपने आसपास के डॉक्टर को या इमरजेंसी को संपर्क करना है। सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सिम्टम्स इग्नोर करेंगे तो सिम्टम्स आगे बढ़ेंगे और जो काम OPD में हो सकता था डॉक्टर को दिखाने, उसके लिए आपको हॉस्पिटलाइजेशन या इवन ICU की भी जरूरत पड़ जाती है। सर सर्दियों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि काफी लोग सुबह की सैर बंद कर देते हैं क्योंकि इतना ज्यादा पोल्यूशन होता है, लेकिन कुछ लोग फिर भी जाते हैं। तो ऐसे लोगों को, या बच्चे शाम में पार्क में खेलने जाते हैं, उनको स्कूल भेजना होता है, तो उस दौरान क्या क्या सावधानी उनके बच्चों के माता पिता को या जो लोग खुद सैर पे जाते हैं उनको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम सब लोग अपनी फिटनेस अच्छी रखना चाहते हैं, सैर पे जाना चाहते हैं, लेकिन जब पोल्यूशन लेवल बहुत हाई है, आई थिंक गवर्नमेंट भी रूटीनली वार्निंग जारी करती है कि उस वक्त, क्योंकि मॉर्निंग टाइम्स में जब कि ओस की बूंदें ज्यादा होती हैं और इवनिंग टाइम में जब अगेन ओस चालू होने लगती है, उस वक्त पोल्यूशन उन ओस की बूंदों में अटक जाता है। इसलिए उस वक्त जो पोल्यूशन का लेवल है बहुत ज्यादा रहता है। अगर उस पोल्यूशन में आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी सांस एक्सरसाइज के टाइम पे बढ़ जाती है, तेजी से सांस लेते हैं ताकि हम अपनी ऑक्सीजन पूरी कर पाए, और बार बार सांस लेने के चक्कर में वो पार्टिकल डायरेक्टली हमारे लंग में जाके हिट करने लगते हैं। सो इसलिए ये रेकमेंड किया जाता है कि जब भी पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा है आपको एक्सरसाइज आउटडोर में नहीं करनी है। आप अगर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो ऐसी जगह करें जहां थोड़ा सा पोल्यूशन कम है, या आप अपने घर के अंदर ही रूटीनली एक्सरसाइज कीजिए। जो एयर प्योरीफायर की हम बात करते हैं, एयर प्योरीफायर के साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट अगर आप पोल्यूशन वाले एरिया में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप ज्यादा पोल्यूटेड एयर इनसाइड और आउटसाइड कर रहे हैं, सांस में ले रहे हैं और सांस से निकाल रहे हैं, तो वो आपको हार्म ज्यादा कर सकता है रादर देन बेनिफिट। सो अगर आप लोग लेट्स से आप रेगुलर वॉकर हैं या रेगुलर रनर हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो यही एक्टिविटीज आप अपने घर के अंदर कर सकते हैं, या आप अपनी एक्टिविटीज को इस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं कि वो एक्सरसाइज घर के अंदर ही हो जाए। सेम गोज फॉर चाइल्ड और चिल्ड्रन। होता क्या है कि जब भी हम देखते हैं कि बच्चों को पार्क में ले जाना है, घुमाना है, और वो आई थिंक बच्चों के डेवलपमेंट के लिए जरूरी भी है, लेकिन हैवी एक्सरसाइज, हैवी जो प्ले एक्टिविटीज होती हैं वो उनको ना कराएं ताकि उनकी सांस ना फूले और वो भी उतनी ज्यादा पोल्यूशन ना ले। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम बोले कि प्रैक्टिकली कि हम हर चीज कट डाउन कर दें, लेकिन हमें सूझबूझ से काम लेना है, और जहां भी पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा है
या वार्निंग जारी हो चुकी है, उस वक्त एक्सरसाइज और अपनी डेली एक्टिविटीज को मिनिमम कर देना है, जो कि बेयर एसेंशियल है हमारे लिए। सर मैं युवाओं की बात करूंगा, कई लोगों से मेरी बात होती है जो चेन स्मोकर है या स्मोकिंग करते हैं, तो उनका तर्क होता है, मजाक में ही बोलते हैं कि अरे दिल्ली एनसीआर में तो तुम नहीं भी स्मोकिंग कर रहे हो तो काफ़ी तुम्हारे अंदर जा ही रहा है, तो ठीक है मैं कर लेता हूँ। तो इसको अगर सीरियस वे में समझाया जाए तो कैसे समझाएंगे ताकि उसका असर पड़े उन पर? राइट, सो स्मोकर्स का ये बहुत कॉमन तर्क है जो आप बता रहे हैं कि स्मोकिंग, पोल्यूशन इतना ज्यादा है तो अगर हम स्मोकिंग कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा उससे। लेकिन अगर आप बात करें तो स्मोकिंग से ना सिर्फ लंग कैंसर, सीओपीडी, हार्ट डिसीज, ब्लैडर कैंसर, ये बहुत कॉमनली होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि एक स्मोकर है और एक नॉन स्मोकर है, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जिनको हम बोलते हैं कि अवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो हम अवॉइड कर सकते हैं और देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। पोल्यूशन एक ऐसी चीज है जो हर सीजन में आ रहा है, सरकार के एफर्ट्स के साथ हम लोग एफर्ट लेते हैं लेकिन समहाउ उसको हम पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर पाते हैं। लेकिन स्मोकिंग एक ऐसी चीज है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। क्यों स्मोकिंग अगर हम पोल्यूशन के साथ करते हैं तो और ज्यादा हार्मफुल है? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं लंग कैंसर की, सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड स्मोकिंग इंडेक्स, कि आप कितनी स्मोकिंग करते हैं और कितने साल तक करते हैं। सो इट इज नॉट कि सिर्फ स्मोकर एक टर्म है, आप स्मोकिंग जितनी ज्यादा करेंगे रिस्क उतना ज्यादा बढ़ जाता है, ना सिर्फ लंग कैंसर का, सीओपीडी होने का, हार्ट डिसीज होने का, ब्लैडर कैंसर होने का, ये रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप पोल्यूशन के ऊपर स्मोकिंग करते हैं। तो अगर हम ये बोलते हैं कि हम अपनी हेल्थ के लिए कंसर्न रहना चाहते हैं तो जो चीज हमारे हाथ में है उसको हम डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। सो अगर आपका पैकियर, या हम बोलते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग, जो कि नॉर्मली पोल्यूशन अगर बहुत हाई होता है तो हम बोलते हैं कि 10 से 12 सिगरेट के बराबर आप एयर पोल्यूशन ले रहे हैं, लेकिन तब भी उसमें जो कार्सिनोजेंस है या जो कैंसर करने वाले पार्टिकल्स हैं वो आपके स्मोकिंग से कम होते हैं। स्मोकिंग में कम से कम 200 कैंसरजेनिक पार्टिकल्स होते हैं जो आपको कैंसर कर सकते हैं। पोल्यूशन में सिर्फ 10 पार्टिकल हैं जो उस लेवल पे जाते हैं और वो भी कंटिन्यूस इरिटेशन के बाद करते हैं। सो स्मोकिंग के जो कॉम्बिनेशन, जो कंबशन है, जो जलने के बाद धुआं निकलता है, जो कि पार्शियली कंबशन होता है, उसमें ऐसी गैसेस और पार्टिकल्स होते हैं जो इवन पोल्यूशन से भी कई गुना ज्यादा हार्मफुल है। सो ये तर्क कि हम पोल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं और हम स्मोकिंग करेंगे क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल गलत है। कुछ लोगों का तर्क ये होता है यार वो भी स्मोकिंग करता था उसको तो कैंसर नहीं हुआ, नॉन स्मोकर में कैंसर हो जा रहे हैं। सो ये चीज जेनेटिकली भी प्री डिसाइडेड होती है, वो पार्ट आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो दो पार्ट ऐसे हुए, जेनेटिक एंड मे बी एयर पोल्यूशन फॉर द टाइमिंग, जब तक कि सरकार और सोल्यूशन नहीं निकालती है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इन सब के ऊपर स्मोकिंग डेफिनेटली हम कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हम अपने जेनेटिक फैक्टर की प्रीडिस्पोजिशन और एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ कम से कम एक्सपोजर में जाएं और कम से कम रिस्क रहे, ताकि हम रिस्क को जितना ज्यादा हो मिटिगेट कर पाए। सर ने बहुत जरूरी बात बताई है, क्योंकि जो जेनेटिक फैक्टर है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, या जो पोल्यूशन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। लेकिन स्मोकिंग हमारे अपने हाथ में है कि उसको रोके और जिंदगी को बचाए।